अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो पीएमसी एनएमडी कैट 2021 का सिलेबस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 बायो एनर्जेटिक्स और ये इसका 7th लेक्चर है जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। हमारा आज का टॉपिक है जी रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग समरी देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज द स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन चेन कंपाउंड्स टू ऑब्टेन द एटीपीज। तो स्टेप बाय स्टेप कार्बन चेन कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं और हर स्टेप में हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला फेज होता है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोसोल के अंदर होता है। ग्लाइकोलिसिस है क्या? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पारोविक एसिड। और पारोविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर आपको गिवन है, इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा। सो एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है टू पारोवेट्स में, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान। मतलब कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं वो रेस्पिरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है। इस ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकती, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही हुआ करती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्दर 3 स्टेप्स आ जाते हैं जिसमें पारोविक एसिड ऑक्सीडेशन है जिसको ए लेवल के स्टूडेंट्स लिंक रिएक्शन के नाम से स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल आ जाता है जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है और आखिर में रेस्पिरेटरी चेन या इसको जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का नाम भी देते हैं। ये जो 3 स्टेप्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ साइटोसोल के अंदर होता है और ग्लाइकोलाइसिस कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर आप देखते हैं तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, ये साइटोसोल के अंदर होती है और इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो डिपेंड करता है सेल टाइप के ऊपर। यीस्ट के अंदर और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, जबकि मैमल्स में और ह्यूमंस में मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो आज का चूंकि हमारा टॉपिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो आज हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे बात करेंगे, जबकि पारोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन और ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल्स ही हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपके पास जो रिएक्टेंट है वो पारोविक एसिड होता है। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaDH2। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो इथाइल अल्कोहल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ करती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रिमिटिव सेल्स में होती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, और कुछ यूकेरियोटिक सेल्स, फॉर एग्जांपल यीस्ट के अंदर। इसके मुकाबले में अगर हम लोग बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है दैट अकर्स इन द मसल सेल्स ऑफ द ह्यूमंस एंड फ्यू अदर एनिमल्स। इसमें अगर आप देखें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरह यहाँ पे भी रिएक्टेंट पारोविक एसिड ही है और इस प्रोसेस को मीडिएट कर रहा है NaDH2। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो प्रोडक्ट का आ जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड होती है। लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3, अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है और जब ये मसल्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है तो मसल स्टिफ हो जाते हैं, टॉट हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं और हम लोग उस कंडीशन को मसल फटीग का नाम देते हैं। तो मसल फटीग बुनियादी तौर पर मसल्स में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है और इसकी वजह ये होती है कि मसल्स के पास इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप इसका सेक्शन रिव्यू देखते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास टोटल 4 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप देखें इस प्रोसेस में तो ये 1 है, ये 2 है और इसके बाद ये आपने यूज किया इस प्रोसेस के अंदर। एंड में आपको 4 एटीपीज अवेलेबल हो गए। तो ये जो 4 एटीपीज आपको ऑब्टेन होते हैं टोटल, इसमें से चूंकि 2 हमने कंज्यूम किए होते हैं तो वो पे ऑफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने टोटल का पूछा था तो टोटल 4 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है NADH का, तो चूंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होते, तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होते इसलिए NADH की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ब्रेकडाउन भी पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर आपको NADH से ATP ऑब्टेन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ATPs होते हैं। सो द आंसर वुड बी द
बीटा ऑप्शन 4। इसी तरह अगर आप देखते हैं नेट नंबर ऑफ एटीपीज, तो नेट नंबर ऑफ एटीपीज आपके पास 2 होगा। चूंकि आपके पास 4 एटीपीज ऑब्टेन हुए लेकिन 2 आपने पे ऑफ करने होते, तो पे ऑफ करने के बाद आपके पास सिर्फ 2 एटीपीज बाकी बचते हैं। तो दैट इज व्हाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेट नंबर ऑफ एटीपीज जो है वो 2 हुआ करता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।